हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्पेशल एजुकेशन नीड्स चैनल पर। कैसे हैं मेरे फ्यूचर के वीएसपीआरटी स्पेशल एजुकेटर्स? टियर 2 की तैयारी का मैटर कहाँ तक पहुंचा? टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आज जो टॉपिक हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, वो है एड्रेसिंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद एडिशनल डिसेबिलिटी। ये टॉपिक केवीएस एग्जाम का फेवरेट होने वाला है। मतलब समझ लो, ये वो मेहमान है जो हर शादी में आता ही आता है। अब आप सोचेंगे कि यार, एक डिसेबिलिटी क्या कम थी जो ये एडिशनल भी आ गई। एग्जैक्टली यही तो असली चैलेंज है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप केवीएस टीयर 2 का एग्जाम दे रहे हैं। दिमाग वैसे ही प्रेशर कुकर बना हुआ है। ऊपर से इन्विजिलेटर आपके सिर पर खड़ा होकर आपको घूरने लगे। अचानक आपके पेन की स्याही भी खत्म हो जाए। इसे कहते हैं एडिशनल डिसेबिलिटी। एक के साथ एक फ्री मुसीबत। तो जोक सपोर्ट दोस्तों, अब जब बच्चे को किसी एक प्राइमरी डिसेबिलिटी के साथ साथ कोई दूसरी इम्पेयरमेंट भी होती है। जैसे बच्चा अगर विजुअली इम्पेयर्ड है और उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है, तो हम उसे कहेंगे एडिशनल डिसेबिलिटी। याद है बॉलीवुड की मूवी ब्लैक, जिसमें रानी मुखर्जी का जो कैरेक्टर था वो देख और सुन नहीं सकता था। मतलब डेफ ब्लाइंडनेस थी उसे। उनके टीचर बने अमिताभ बच्चन ने उन्हें पढ़ाने के लिए बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज की थी। बस एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हमें भी वही अमिताभ बच्चन बनना है। और इसलिए ये स्लाइड सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपकी असल टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भी 100% विजुअल गाइड है। तो चलिए बिना देर के अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज के सेशन से एग्जाम में सीधे सीधे मार्क्स पक्के होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि हमारी अगली स्लाइड क्या है। तो फ्यूचर स्पेशल एजुकेटर्स, आ गए हम अपने अगली और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड पर। ध्यान से देखिए, इस माइंड मैप के बीच में लिखा हुआ है एडिशनल एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है। ठीक है। अब इसे रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। आप किसी सेकेंड क्लास के बच्चे को एसएसटी पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा इंग्लिश में थोड़ा वीक है। तो आप क्या करते हैं? आप सिर्फ एसएसटी के फैक्ट नहीं समझाते उसे, बल्कि उसे आसान भाषा में थोड़ा ट्रांसलेट करके एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर पढ़ाते हैं, राइट? बस एडिशनल डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन लेवल थोड़ा एडवांस है। तो पहली एरो की तरफ ध्यान से देखिए। पहली जो एरो है, ये दिखाई दे रही है आप सभी को? ठीक है, एक से अधिक विकलांगता यानी मोर देन वन डिसेबिलिटी। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका स्मार्टफोन है, उसकी स्क्रीन भी टूटी हुई है और उसका स्पीकर भी काम नहीं कर रहा है। अब क्या सिर्फ स्क्रीन बदलने से आप कॉल पर बात कर पाओगे? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही जब किसी बच्चे को एक साथ दो या उससे ज्यादा डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ मोटर इम्पेयरमेंट भी होती है, तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। अब आते हैं दूसरे एरो पर, जो है विशेष शैक्षिक और सामाजिक और शारीरिक आवश्यकताएं। जाहिर सी बात है, जब दिक्कतें कम मतलब कॉम्बो पैक में आ रही हैं, तो बच्चे की नीड्स भी तो अलग होंगी ना। उसे क्लासरूम में बैठने के लिए स्पेशल चेयर होनी चाहिए, दोस्तों के साथ घुलने मिलने के लिए अलग तरीके होने चाहिए, पढ़ने के लिए बिल्कुल डिफरेंट कैरिकुलम होना चाहिए, है ना। और इसलिए केवीएस पीआरटी में हमारा लक्ष्य जो है वो क्या है? ये तीसरा एरो आप सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है क्या होना चाहिए? सिर्फ पढ़ाना नहीं होना चाहिए हमारा लक्ष्य। लक्ष्य जो है, लक्ष्य क्या होना चाहिए? उचित सहायता मतलब हम बोल सकते हैं कि अप्रोप्रिएट सपोर्ट। ठीक है, रिसोर्सेज और एक बेहतरीन एनवायरनमेंट देना। यहाँ थ्री इडियट के चतुर रामलिंगम की तरह रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा कि ऑल इज वेल बोल दिया और सब ठीक हो गया। आपको असल में रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे। और हाँ, स्लाइड के कोने में जो हरे रंग की पर्ची आपको दिखाई दे रही है, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको मत भूलना। फोकस ऑन होलिस्टिक अप्रोच। मतलब हमें सिर्फ बच्चे की डिसेबिलिटी पर फोकस नहीं करना है, बल्कि पूरे बच्चे पर ध्यान देना। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसे क्या पसंद है। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दिमाग की बत्ती जली? तो कॉन्सेप्ट में आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये स्लाइड समझ में आ गई।
और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो मेरे फ्यूचर केबीएस एजुकेटर्स, अब आ गए हैं हम इस टॉपिक के सबसे वीआईपी हिस्से पर। जरा स्क्रीन पर देखिए सहायता के यहाँ पर 7 मुख्य स्तंभ आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि 7 पिलर्स ऑफ सपोर्ट। देखिए जैसे शादी के 7 फेरे होते हैं ना, जो रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एडिशनल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के सपोर्ट सिस्टम के ये 7 फेरे, मेरा मतलब है 7 पिलर हैं। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो केवीएस का सिलेक्शन, उप्स, मेरा मतलब है बच्चे का विकास जो है वो डगमगा जाएगा। तो चलिए फटाफट इन 7 पिलर्स को डिकोड करते हैं। सबसे नंबर 1 पर जो है उसकी बात कर लें तो वो है व्यक्तिगत पहचान। ठीक है, अब इसमें आईईपी भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, ये समझ लो बच्चे का कस्टमाइज सूट, सूट हम बोल सकते हैं इसको। रेडीमेड कपड़े हर किसी को फिट नहीं आते हैं ना, वैसे हर बच्चे की नीड्स जो होती है वो अलग होती है, इसलिए हम उसके लिए एक स्पेशल प्लान बनाते हैं जिसे आईईपी कहते हैं। एग्जाम के लिए एकदम रट लीजिए इसको। ठीक है, दूसरा है पाठ्यक्रम अनुकूलन, यानी कि कैरिकुलम एडॉप्टेशन। अब बच्चे को तीखा खाना मना है तो आप उसमें मिर्च थोड़ी डालोगे, नहीं ना। वैसे ही अगर बच्चे को किसी टॉपिक में दिक्कत है तो हम सिलेबस को उसके हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या होगा, आसान बना देंगे। ठीक है, फिर नंबर 3 पे आती है सहायता तकनीकी, यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ये जो सहायता तकनीकी है ये है बच्चों का आयरन मैन सूट। मतलब वो गैजेट्स जो उनकी हेल्प करते हैं, जैसे सुनने की मशीन, स्क्रीन रीडर या स्पेशल कीबोर्ड। टेक्नोलॉजी ने तो कमाल ही कर दिया ना। फिर आते हैं 4 पे। 4 पे क्या है, समावेशी शिक्षण, यानी कि इंक्लूसिव टीचिंग। क्लासरूम में सबका साथ सबका विकास, हमें बच्चे को अलग नहीं बिठाना है बल्कि उसे रेगुलर बच्चों के साथ मिला करें, ऐसे तरीके से पढ़ाना कि सबको समझ में आ जाए। फिर नंबर 5 पे आता है सोशियो इमोशनल, यानी कि सामाजिक भावनात्मक। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर याद है ना, कोई मिल गया का रोहित, उससे सबसे ज्यादा क्या चाहिए था, थोड़ा सा प्यार और इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, हमारे बच्चे को भी दोस्त चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 6 पे क्या है, परिवार और समुदाय, मतलब फैमिली और कम्युनिटी। अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता, मतलब पेरेंट्स और आसपास का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर स्कूल में हम सिखाएं और घर जाकर पेरेंट्स प्रैक्टिस ना कराएं तो सारी मेहनत जीरो, इसलिए फैमिली को भी टीमों में शामिल करना जरूरी होता है। ठीक है, नंबर 7 पे आती है पुनर्वास सेवाएं, यानी कि रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। इसमें आते हैं वो सारी थेरेपीज, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, जो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 7 पिलर्स जो एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम खड़ा करते हैं। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि केवीएस टियर 2 के पेपर में यहाँ से एक सवाल तो 100% छपने वाला है। अब बताओ ये सातों पिलर्स दिमाग में फिट हुए या नहीं, कमेंट में अगर फिट हो गए तो लिख दीजिए यस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए मास्टरों और मास्टरनियों, अब 7 पिलर वाले महल के पहले सबसे मजबूत पिलर के अंदर चलते हैं, जो क्या है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम क्या पहचानना है, पहचानना क्या है आखिर, है ना। शक्ल से तो सब बच्चे लगते हैं, अरे भाई शक्ल नहीं, हमें क्या पहचानना है, बच्चे की क्षमता, उनकी कमजोरी, सीखने की शैली को समझना है। मतलब क्या अंडरस्टैंड करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस और लर्निंग स्टाइल। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं खुद 2nd क्लास के बच्चे को एसएसटी पढ़ा रही थी। जब वो बच्चा एसएसटी के कॉन्सेप्ट तो झट से याद कर लेता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा वीक है। अब अगर मैं उसे पूरी एसएसटी सिर्फ भारी भरकम इंग्लिश में ही रटवाने लगूं तो क्या होगा, बाउंसर जाएगा ना सीधा सिर के ऊपर से। इसलिए मैंने उसकी वीकनेस को ध्यान रखकर उसकी स्ट्रेंथ का यूज किया और उसे पढ़ाना शुरू किया। बस यही तो है बच्चे की लर्निंग स्टाइल को समझना। ठीक है,
अब आते हैं तारे जमीन पर ईशानवस्थी के ऊपर, ठीक है। मतलब जो उसमें जो निकुंभ सर हैं, उन्होंने आते ही उसे डांटना शुरू नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, स्क्रीनिंग की। देन फिर क्या किया, मतलब अ, यानी मोटा मोटा पता लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या किया, असेसमेंट किया। और फिर क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, यानी गहराई से जासूसी करना कि असल में दिक्कत क्या है। जैसे ईशान को डिसलेक्सिया था। अब जब ये पूरी जासूसी, मेरा मतलब असेसमेंट हो जाता है, ठीक है, तब बनता है हमारा ब्रह्मास्त्र। और हमारा ब्रह्मास्त्र क्या है, आईपी, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान या प्रोग्राम तैयार करना। ठीक है दोस्तों, आईपी एक दर्जी के सिले हुए सूट की तरह होता है। रेडीमेड शर्ट हर किसी को फिट नहीं आती ना, वैसे ही केबीएस में हर स्पेशल बच्चे के लिए यूनिक प्लान बनता है। ये जो पर्ची लगी है ना साइड में, ये पर्ची आप सभी को दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर हर बच्चे के लिए अलग योजना, मतलब यूनिक प्लान फॉर एवरी चाइल्ड। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको अपने दिमाग में चिपका लीजिए। एग्जाम में सीधा सीधा सा सवाल पूछेंगे, आईपी का फोकस क्या है, तो जवाब है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, यानी कि बच्चा। तो क्या आप लोग तैयार हैं अपने अपने क्लास का आमिर खान बनने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी अगली और बहुत ही प्रैक्टिकल स्लाइड पर आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पाठ्यक्रम में अनुकूलन, यानी कि कैरिकुलर एडॉप्टेशन। एक बात बताओ, इमेजिन करो आपके सामने एक लार्ज फैमिली साइज पिज्जा रख दिया जाए और कोई कहे कि इसे बिना काटे एक ही बार में पूरा का पूरा मुंह में डाल लो। क्या खा पाओगे आप? बिल्कुल नहीं। चॉकिंग हो जाएगी भाई। आप क्या करोगे, उसके छोटे छोटे स्लाइसेस करोगे और आराम से मजे लेकर खाओगे, राइट। बस यही सेम पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट हमें अपने स्पेशल बच्चे के साथ यूज करना है। स्लाइड में इस नीचे सबसे नीचे वाले बॉक्स को ध्यान से देखें। यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये सेम पिज्जा वाला जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल बच्चों के साथ यूज करना है, ठीक है। तो ये है हमारा सबसे बड़ा कार्य, यानी लार्ज कॉम्प्लेक्स टास्क। ये जो बच्चे, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को एक साथ पूरा चैप्टर या बहुत बड़ा टास्क दोगे तो वो घबरा जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे आसान स्टेप में डिवाइड करते हैं, है ना। और जब छोटे छोटे स्टेप में तोड़ते हैं तो वो उसके लिए इजी हो जाती है। यहाँ पर स्टेयर वाला डायग्राम आप सभी देख रहे हैं, है ना। इसका मतलब है टीच इन स्मॉल स्टेप, यानी छोटे छोटे चरणों में सिखाना। स्पेशल एजुकेशन में की भाषा में इसको बोलते हैं टास्क एनालिसिस। क्या बोलते हैं? टास्क एनालिसिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये आप चेनिंग भी कहते हैं, टास्क एनालिसिस के अलावा चेनिंग भी कहते हैं। अब दाईं तरफ बॉक्स वाले मतलब एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस पर नजर डालिए। पाठ्यक्रम को अत्यंत सरल और लचीला बनाना, मतलब जो कैरिकुलम है उसको सिंपल और फ्लेक्सिबल बनाए। ये बेस का उसूल ही यही है बॉस। अगर बच्चा आपके तरीके से नहीं सीख पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा फेल है, इसका मतलब है कि आपका तरीका फेल है। तो अपने पढ़ाने के तरीके को रबर बैंड की तरह एकदम फ्लेक्सिबल बनाओ। और आखिर में जो ये पीला वाला स्टिकी नोट्स दिखाई दे रहा है आप सभी को, ठीक है, इसमें प्रो टिप है, हमेशा व्यवहारिक और गतिविधि आधारित, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण का प्रयोग करें। ठीक है, मतलब क्लास में बोरिंग लेक्चर नहीं देने हैं। मान लो आप सेकंड क्लास के बच्चे को एसएसटी पढ़ा रहे हो और उसे समझ नहीं आ रहा है, तो उसे पैराग्राफ मत रटवाओ, उसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो। उसमें उससे कोई एक्टिविटी करवाओ, रोल प्ले करवाओ। जब बच्चा खुद करके सीखता है ना, लर्निंग बाय डूइंग करता है, तो कॉन्सेप्ट सीधा उसके दिमाग में छप जाता है। तो बताओ, फ्यूचर एजुकेटर्स कैरिकुलम एडॉप्टेशन का ये पिज्जा मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर हाँ तो कमेंट्स में एक पिज्जा का इमोजी भेज दो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने तीसरे और सबसे मजेदार पॉइंट्स पर, जो क्या है, सहायक उपकरण और तकनीकी, यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल किट है, ठीक है। बचपन में डोरेमोन देखा होगा। जब भी नोबिता किसी मुसीबत में फंसता था, डोरेमोन क्या करता था, अपने पॉकेट से कोई गजब का गैजेट निकाल लेता था, राइट। बस एक स्पेशल एजुकेटर के लिए ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल उसी डोरेमोन की जादुई गैजेट की तरह काम करता है।
ये वो टूल्स है जो हमारे बच्चे की एडिशनल डिसेबिलिटी वाली मुसीबतों को छूमंतर कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्लाइड पर 4 खाने आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। इसको ध्यान से देखिए, ये हमारे गैजेट बॉक्स हैं। सबसे पहले ऊपर बाईं तरफ देखिए, यहाँ पर है हियरिंग एड, ब्रेल, लार्ज प्रिंट बुक। ठीक है, अगर किसी बच्चे को देखने या सुनने में परेशानी है तो हम उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते। ब्रेल लिपि और बड़े अक्षरों वाली किताबें उनके उनके ज्ञान के दरवाजे खोल देती हैं। ठीक है, और हियरिंग एड जिन्हें सुनाई कम देता है, ठीक है, जिनकी रेजिडुअल हियरिंग बची हुई होती है, उनके लिए होता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर पूछे हियरिंग एड डेफ बच्चों को दिया जाता है तो नहीं, जिनकी रेजिडुअल हियरिंग बची होती है, ठीक है, जिनकी सुनने की क्षमता बची हुई होती है, उनके लिए हियरिंग एड यूज किया जाता है। हियरिंग एड का काम क्या है? आवाज की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, और जो आवाज होती है उसको एम्पलीफाई करने का काम होता है, यानी आवाज की शुद्धता को छानने का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब दाईं तरफ आते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग सर को याद कीजिए। वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी स्पीच जनरेटिंग डिवाइस ने उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाई। हमारे उन बच्चों के लिए अपनी बात बोलकर उन बच्चों के लिए जो अपनी बात बोलकर नहीं कह पाते थे, ये कम्युनिकेशन डिवाइस जो है किसी जादू से कम नहीं है। नीचे वाले बॉक्स पर नजर डालिए, यहाँ पर क्या है? ऑडियो विजुअल यानी सामग्री एंड मटेरियल। अब भाई सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर चौक घिसने का जमाना गया। बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना है तो उन्हें वीडियो दिखाओ, फ्लैश कार्ड दिखाओ। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो जल्दी दिमाग में छपता है। और आखिरी में आता है एजुकेशनल ऐप। ठीक है, आजकल के बच्चे तो पैदा होते स्मार्टफोन के उस्ताद बन जाते हैं। तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए। टैबलेट्स और स्मार्टफोन पर ऐसे ढेरों ऐप्स हैं जो बच्चों को खेल खेल में पढ़ाते हैं। तो मेरे केबीएस के चैंपियंस, ये है हमारा टूल किट। अब एक सवाल आपके लिए है, अगर आपको डोरेमोन का कोई भी एक गैजेट अपने स्पेशल एजुकेशन क्लास के लिए मांगना हो तो आपका कौन सा आप कौन सा गैजेट मांगोगे? मुझे कमेंट्स में आपके मजेदार जवाबों का इंतजार रहेगा। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। वेलकम बैक फ्यूचर स्पेशल केबीएस एजुकेटर्स। अब हम आ पहुंचे हैं अपनी चौथी स्लाइड पर, जो क्या है? समावेशी शिक्षण रणनीतियां, यानी कि इंक्लूसिव टीचिंग। ठीक है, मतलब क्लासरूम में क्या एक ऐसा जादू करे कि हर बच्चे की दिमाग की बत्ती जल जाए। जरा इस स्लाइड के लेफ्ट साइड जो त्रिकोण यानी कि जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये कोई बरमूडा ट्राइंगल नहीं है जहां जादू जहां बच्चों का दिमाग गायब हो जाए। ठीक है, ये है हमारा जादुई ट्रायंगल। इसको बोलते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग या मल्टी सेंसरी अप्रोच, है ना। अब इसे वेलकम बैक केबीएस के फ्यूचर स्पेशल एजुकेटर्स। अब हम आ गए हैं अपनी पांचवी और छठी पिलर वाली स्लाइड पर, सामाजिक, भावनात्मक और पारिवारिक इकोसिस्टम। तो स्क्रीन पर आपको ये गोल गोल डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसको देखकर घबराना नहीं है, ये महाभारत कोई चक्रव्यूह नहीं है जिसे तोड़ना है, बल्कि ये हमारे स्पेशल बच्चों का सुरक्षा चक्र यानी कि इकोसिस्टम है, जिसे हमें क्या करना है? और मजबूत बनाना है। ठीक है, अगर केबीएस टीयर 2 क्लियर करना है तो इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे ही छाप लीजिए, जैसे सर्दियों में हम लेयर बाय लेयर कपड़े पहनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक बच्चे के विकास का भी लेयर होता है। तो आइए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले बीच में फोकस कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। ठीक है, सोचिए, अगर बच्चे को अंदर से ही लगने लगे कि मुझसे नहीं होगा, तो क्या होगा? तो क्या उसे कोई पढ़ा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए बच्चे को सही काउंसलिंग और गाइडेंस की सुविधा सॉरी देकर हमें क्या करना है? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। उसे तारे जमी पर वाले ईशान की तरह ये एहसास दिलाना है कि वो भी स्पेशल है। अब आते हैं दूसरी लेयर पर। दूसरी जो लेयर है वो क्या है? माता पिता की सक्रिय भागीदारी यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स। भाई, ताली दोनों हाथों से बजती है। स्कूल में तो हम टीचर्स जान लगा देंगे, लेकिन घर पर कौन संभालेगा? पेरेंट्स। जब मैं एक सेकंड क्लास के बच्चे को एसएसटी पढ़ाती हूँ, अगर मैं उसे यहाँ मैप समझा दूँ
मतलब मैं अगर समझाऊं, लेकिन घर जाकर उसके पेरेंट्स उसे रिवाइज ना करवाएं तो क्या होगा, अगले दिन उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना और टीम में शामिल करना बहुत जरूरी है। और आखिर में आती है हमारी सबसे बाहरी लेयर, जो ये आप सभी को दिखाई दे रही है, ये लेयर आती है, ठीक है, समुदाय और कम्युनिटी। ठीक है, समुदाय में जागरूकता, सहपाठियों में सकारात्मक दृष्टिकोण। लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी का इलाज यही होता है बॉस। हमारे समाज में और क्लास के बाकी बच्चों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब होना चाहिए। मतलब सोसाइटी का पॉजिटिव एटीट्यूड, और क्लास के जो सहपाठी होते हैं, पीयर ग्रुप होता है, उनमें क्या होना चाहिए, उनका हम ये बोल सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन। अब आस पड़ोस वाले क्लास के दोस्त बच्चे को दिल से अपनाएंगे तभी तो असली समावेशन होगा, है ना। तो दोस्तों, जब ये तीनों सर्कल, बच्चा, परिवार और समाज एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब बनता है एक परफेक्ट इकोसिस्टम। दिमाग की बत्ती जली, अगर ये सुरक्षा चक्र समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट बॉक्स में शील्ड या हार्ट का इमोजी बना दो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम बढ़ते हैं और आगे की कहानी डिकोड करते हैं। तो मेरे केबीएस के धुरंधरों, अब हम आ गए हैं 7वें और आखिरी पिलर पर, जो क्या है, पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन डायग्नोस्टिक। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक की, एक बात बताओ, क्या एवेंजर में कैप्टन अमेरिका अकेले थानोस को हरा सकता था? नहीं ना, उसे आयरन मैन, थॉर, हल्क, पूरी टीम की जरूरत पड़ी थी। बिल्कुल वैसे ही स्पेशल एजुकेटर अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए हमारी सुपर हीरो टीम यानी एक्सपर्ट। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक, यहाँ से केबीएस टीयर 2 के पेपर से मैचिंग का क्वेश्चन पक्का बन सकता है। सबसे पहले जो हमारे विशेषज्ञ रहने वाले हैं वो कौन से हैं? स्पीच थेरेपिस्ट। ये वो एक्सपर्ट हैं जो बच्चे को बोलने और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना सिखाते हैं। अगर बच्चा अपनी बात समझा ही नहीं पाएगा तो पढ़ेगा कैसे? फिर आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट पे। ये बच्चे की फिजिकल मूवमेंट्स मतलब शारीरिक गतिशीलता के लिए यानी कि फिजिकल मूवमेंट के लिए काम करते हैं। यानी बड़ी मांसपेशियां और जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनको सेट करते हैं, जैसे बच्चे का चलना, बैठना या बैलेंस बनाना। अब तीसरा वाला ध्यान से सुनना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओटी कहते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये है दैनिक कार्यों के लिए यानी कि डेली लिविंग स्किल्स सिखाने के लिए। ठीक है, मतलब शर्ट के बटन लगाना, जूते के फीते बांधना या फिर पेंसिल पकड़ना सिखाना, ये सारी चीजें कौन सिखाता है? ओटी। ठीक है, अब मैं इसे एक सेकेंड क्लास वाले बच्चे को एसएसटी जिसको पढ़ाती हूँ, वो बच्चा पेंसिल ही सही से ग्रिप नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसे कितना भी अच्छा मैप समझा लूँ, वो एग्जाम में उसे ड्रॉ नहीं करेगा। यहाँ एंट्री किसकी होती है? हमारे ओटी की यानी कि ओकुपेशनल थेरेपिस्ट की होती है, जो उसकी फाइन मोटर स्किल्स को सुधारते हैं। और आखिर में आते हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो है, डियर जिंदगी वाले शाहरुख खान याद है भाई? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए के साथ साथ बच्चे का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य जो है वो भी उतना ही जरूरी है। डिप्रेशन या एंजाइटी किसी को भी हो सकती है, बच्चों को भी। अब जरा इस स्लाइड पर ये जो रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसको अपने दिमाग में अलार्म की तरह सेट कर लीजिए। विशेष शिक्षक और चिकित्सक का सहयोग भी अनिवार्य है। मतलब स्पेशल एजुकेटर और इन सारे डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट को मिलकर एक टीम की तरह काम करना होगा। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, सबका गोल एक है, बच्चे का विकास। तो फ्यूचर के बेस्ट टीचर्स, कैसा लगा आपको ये 7 पिलर वाला पूरा कॉन्सेप्ट? अगर इस सीरीज ने आपके कॉन्सेप्ट को मक्खन की तरह क्लियर कर दिया तो कमेंट्स बॉक्स में मिशन केबीएस लिखकर मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। और फाइनली मेरे केबीएस के धुरंधरों, हम पहुंच गए हैं पूरे टॉपिक के क्लाइमैक्स पर, यानी कि
निष्कर्ष, सफलता का सूत्र या द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। अब तक हमने जो भी रामायण, मेरा मतलब है जो भी 7 पिलर पढ़े, उन सबको अगर एक मिक्सी में डालकर घुमा दें तो क्या जूस निकलेगा? वो जूस है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला बोरिंग फॉर्मूला नहीं है। ए मतलब ये क्या है? ये हमारे स्पेशल बच्चों की लाइफ को सुपरहिट बनाने का ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला है। जैसे एक परफेक्ट बिरयानी बनाने के लिए सही मसाले चाहिए ना, वैसे ही एक स्पेशल एजुकेशन में के लिए उसमें जो बच्चा होता है उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले चाहिए आईईपी, व्यक्तिगत योजना, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम का बेस। फिर उसमें समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का तड़का। ऊपर से क्या चाहिए? सहायक तकनीक यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि गैजेट्स की गार्निश। और साथ में चाहिए परिवार की भागीदारी यानी कि फैमिली पार्टिसिपेशन का प्यार। और आखिर में चाहिए पुनर्वास सेवाओं की एक्स्ट्रा पावर। ठीक है, जब ये पांचों चीजें प्लस हो जाती हैं तो इज इक्वल टू क्या मिलता है? क्षमता के अनुसार सीखना यानी कि लर्निंग अप टू फुल पोटेंशियल। और समाज में सक्रिय भागीदारी यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। मतलब जो बच्चा कल तक क्लास के कोने में चुपचाप बैठा रहता था, वो सिर्फ एग्जाम में ए प्लस नहीं लाएगा, बल्कि कल को सोसाइटी में जाकर सीना चौड़ा करके जिएगा। और एक केबीएस पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हमारी असली सैलरी, असली मेडल यही है दोस्तों। और मेरा भी मेडल यही है कि अगर आप लग जाते हैं केबीएस में तो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो इसी के साथ हमारा एड्रेसिंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद एडिशनल डिसेबिलिटी का ये टॉपिक 100% कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब केवीएस टियर 2 की एग्जाम में इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से फोड़ कर आओगे। अगर आपको अपनी इस सारथी के साथ पढ़ने में मजा आया और सारे कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में छप गए तो वीडियो को अभी लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो केबीएस की तैयारी करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बना मत जाना। कमेंट्स में मिशन केबीएस लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स और नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद। और हाँ, बाय बाय, ख्याल रखना अपना, अच्छे से तैयारी कीजिए।